Hello everyone, myself Yashwati Yadav, your educator for Psychology Paper 2. I welcome you all of you on Utkarsh UGC NET JRF. जैसा कि आप सबको पता है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल के रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। उत्कर्ष क्लासेस से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूजीसी नेट में, जेआरएफ में और उससे कहीं ज़्यादा पीएचडी के लिए। उनमें से एक कैंडिडेट हमारे साथ है पूनम शर्मा, जिन्होंने 99.30 परसेंटाइल के साथ जो है कि जेआरएफ में एजुकेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। आज उनसे मिलते हैं। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूनम शर्मा जो है ऑलरेडी हमारी उत्कर्ष परिवार का हिस्सा भी है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या जर्नी रही, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही एजुकेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करने की। वेलकम पूनम शर्मा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। Okay, so thank you so much यशवती मैम and all the उत्कर्ष टीम. Hello everyone, मैं पूनम शर्मा. जैसा मैम ने बताया, मेरा अभी दिसंबर 24 साइकिल के अंदर JRF क्वालिफाई हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ में विद 99.30 परसेंटाइल. सो बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू की थी बीएससी बायो साइंस इन 2016 बनस्थली विद्यापीठ में. उसके बाद में मैंने बीएड ज्वाइन किया था सेम यूनिवर्सिटी के साथ में, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि बनस्थली यूनिवर्सिटी कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है. तो वहाँ के एकेडमिक्स को देखते हुए मैंने जो है बीएड वहाँ से शुरू किया था. बीएड के बाद में मैंने किया वहाँ से एमएड, दैट इज मास्टर्स इन एजुकेशन, एंड देन एमएससी इन जूलॉजी. दैट्स वेरी गुड मैम. तो चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं कि आपको क्या चीज़ें थी जो आपको इंस्पायर करी कि आपको यूजीसी नेट करना चाहिए या फिर इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। राइट मैम. सो ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैंने अपना डिसिप्लिन जो है, अपना स्ट्रीम जो है वो साइंस को छोड़ के मैं एजुकेशन में कैसे चली गई. तो मेरा जो पर्पस था एजुकेशन में जाने का वो ये था कि जब मैंने बीएड किया तो हमें वहाँ सिखाया गया कि हमें किस तरीके से आइडियल टीचर बनना होता है जिससे हम स्टूडेंट्स का मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकें. बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर हमें टीचर तो अच्छा बनना है, लेकिन उन टीचर्स को बेहतर बनाता कौन है, उन टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए काम कौन करता है. तो वहीं पे मुझे समझ आया कि टीचर एजुकेटर्स जो होते हैं वो इस फील्ड में कार्यरत होते हैं. और वहीं से मुझे आइडिया आया, या वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमएड करना चाहिए. इसीलिए मैंने बनस्थली विद्यापीठ में ही एमएड में एडमिशन ले लिया. अब साइंस से एजुकेशन में जाने का मेरा यही सोल रीज़न था कि मैंने एमएड किया. दैट्स रियली ग्रेट मैम. मुझे ये सुन के काफ़ी खुशी हो रही कि आजकल एजुकेशन की फील्ड में भी सिर्फ टीचिंग के अलावा भी कोई इतना एडवांस सोच रहा है. आपकी सोच काफ़ी इम्प्रेसिव है मैम. थैंक यू. और उसके अलावा आपको क्या क्या चैलेंजेस आई, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, एक बार आप थोड़े डिटेल में बताइए. ओके. सो मैम बेसिकली जब मैंने एमएड ख़त्म किया था तो मेरा 23 के अंदर एमएड हो गया था. उसके बाद में मुझे हमेशा से था कि मुझे अगर मेरे अंदर कैलिबर है तो मैं क्यों नहीं कोशिश करूँगी. तो इसीलिए मैंने स्कूल एजुकेशन को छोड़ के हायर एजुकेशन में जाने का सोचा. एंड सिंस मैंने एमएड कर ली थी तो और कैपेसिटीज़ थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ, तभी से मैंने सोचा कि जो भी एफर्ट्स अगर मुझे लगेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में तो वो मुझे करने हैं. वहीं से मेरे नेट की जर्नी की शुरुआत हुई थी. अब एमएड होने तक मैंने नेट के कोई अटेम्प्ट्स नहीं दिए थे. बट अगेन जब मेरा एमएड का कोर्स हो गया ख़त्म तो मैंने दिसंबर 23 साइकिल के लिए प्रिपेयर किया था. और मैंने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ में प्रिपेयर किया. मैं प्रॉपर सेल्फ स्टडीज़ करती थी. मैं 6 महीने के लिए पूरी नेट के लिए डेडिकेटेड थी. और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि मेरा नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा. बट ड्यू टू सम लैक्स हो जाता है कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना. आई थिंक इट इज़ नॉट दैट ईजी. फिर भी मैंने जितना कोशिश हो सकता था मैंने किया और मैं अपीयर हुई दिसंबर 23 एग्ज़ाम में. तो उस समय मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था. हो सकता है मुझ में कुछ कमियां रही होंगी या मेरी प्रैक्टिस में कुछ इश्यूज़ रह गए होंगे. इसकी वजह से मेरा नेट ही हो पाया. तो येस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था.
सिंस मैम आप जॉब भी कर रहे थे साथ साथ प्रिपरेशन के साथ, तो आपने कैसे मैनेज किया इस दौरान? राइट मैम, तो देखिए जॉब मैंने शुरू की थी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ मेरा नहीं हो पाया था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट से अपनी जॉब की मतलब आई वाज लाइक डिप्रेस्ड कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे जेआरएफ नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मुझे था कि मुझे कुछ तो डेविएशंस चाहिए, मैं अब सोलली अपने आप को स्टडीज़ पे डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ। तभी मुझे लग रहा था कि फैमिली से भी ऐसा था कि नहीं, अगर सोलली स्टडीज़ करने की वजह से अगर ये मेंटल स्टेट में आप पहुंच रहे हो, तो माय मदर वाज लाइक कि नहीं नहीं, कुछ और आपको साथ में जॉब करनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपका एक सोशल फील्ड भी बनता है और आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। तो इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन की एंड फाइनली उत्कर्ष क्लासेस में मुझे जॉब ऑफर हुई एंड आई गॉट देयर। तो मैम ये आपके जेआरएफ में आपके जॉब का कितना कंट्रीब्यूशन रहा और जॉब में आपके जेआरएफ का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? राइट मैम, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम इस एज ग्रुप में होते हैं कि हम वहाँ पे सोलली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं डेडिकेटेडली, हम खाली एक कोचिंग की या एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। हम इस एज में होते हैं या तो हमारे पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर हमें जॉब करनी होती है, राइट। तो मेरे साथ भी सेम इशू था, मैंने जॉब ज्वाइन की और सर्टेनली जो इश्यूज बाकी सबको आते हैं, जैसे मेजर इशू तो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वो सेम इशू मुझे भी आया था। बट द थिंग वाज कि मेरा गोल एकदम क्लियर था कि मुझे एनी हाउ जेआरएफ चाहिए। तो मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपने आप को करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, इवन जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में मैं इतना थक जाती थी कि जस्ट मैंने स्टडीज़ को एकदम मैं भूल गई थी। बट फिर अगेन मुझे अपना गोल याद आया और मैंने सोचा कि ऐसे करने से तो नहीं जेआरएफ मिल सकता है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर जेआरएफ। बिल्कुल मैम, ये जो हमारा एग्ज़ाम है हायर एजुकेशन का है, तो सिंस एज भी काफ़ी 25-26 हो चुकी होती है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो शादी के बाद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की सोचते हैं, तो उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट है जो बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली को भी देखना होता है, प्रिपरेशन को भी देखना होता है और भी उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें कैसे मैनेज करें? कोई कैंडिडेट अगर अपीयर होना चाहता है तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, तो जब हम देखिए चैलेंजेस की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहती हूँ वो यही है कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो देखिए जो मैंने किया था वो क्या किया था, मेरी जॉब का टाइमिंग होता था 9 to 6, तो मैं यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए ना, देखिए हम इस लेवल पे होते हैं ना इस टाइम पे, जब हम मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास नॉलेज सारी होती है, नॉलेज बेस हमारे पास पूरा है अपने सब्जेक्ट का। बट द थिंग वाज कि हमारे पास प्लान नहीं होता है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती कि हमें एग्जाम को अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ एब्सेंट हो जाती है, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, सेकेंडली आपका अप्रोच दूसरा चाहिए होता है, एंड थर्डली ये कि आपको किस तरीके से चीज़ें कैटर करनी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें बिल्कुल फोकस में लाने चाहिए और उनको किस तरीके से दूर किया जाए उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। क्योंकि मैम जैसे कि आपने बताया कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ होता है, राइट, और वही सबसे ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। तो बीच बीच में क्या जो भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे थे, तो क्या चीज़ें थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप कंसिस्टेंट भी रहो, जॉब भी करते रहो और प्रिपरेशन भी करते रहो? मैम देखिए मेरा जो जॉब प्रोफाइल था वो एज ए कंटेंट डेवलपर है उत्कर्ष टीम में। तो अगर मैं चाहूँ भी बचना कि मैं आज अगर मान लो ड्यू टू सम एनी रीजंस, या मैं लथार्जिक हो रही हूँ या ड्यू टू एनी प्रेशर, अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो रहा है कि मैं स्टडीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो भी एनी हाउ मेरे जॉब प्रोफाइल ही यही है कि मुझे यहाँ पे आके कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पे आके क्वेश्चंस बनाने हैं, मुझे यहाँ आके नोट्स बनाना है। तो मैं कहीं ना कहीं स्टडीज़ के साथ इंडल्ज तो थी ही थी। तो ऐसा होता था कि अगर मैं 2 घंटा सुबह अपने पेपर 1 और 2 एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करती थी, यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद ऐसा होता था कि मैं सेम चीज़ वो कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं नॉलेज थी चीज़ों की। अब क्या होता है जब आप खुद पढ़ रहे होते हो ना, तो आप कुछ लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको वो चीज़ें किसी और को पढ़ानी है या बतानी है, तो उसके लिए आप अपने जो यूजुअल एफर्ट्स होते हैं उससे 10 टाइम्स बेटर एफर्ट्स डालते हो। तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर ट्रेंड की नॉलेज हो गई है कि रिसेंट में क्या क्या चल रहा है, विच हेल्प मी अ लॉट।
तो ये मेरा जॉब के साथ में ये फ़ायदा रहा, मतलब जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि जॉब का क्या इम्पैक्ट रहा है, तो फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट यही रहा है कि मुझे चीज़ों की जो ट्रेंड की नॉलेज थी या करंट अफेयर्स जो हम बोलेंगे, जो हमारे मोस्टली पेपर 1 के अंदर आते हैं। क्योंकि हाँ, इस पेपर में ट्रेंड चेंज होता रहता है साइकिल वाइज, पेपर पैटर्न वो पे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैम इसके अलावा एक और चैलेंज जो मैंने फेस किया था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही थी तभी भी और अभी भी, वो ये था कि मार्केट में काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो और सब कंटेंट सब अपने हिसाब से सही देते हैं, बट मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि नेट और जेआरएफ क्लियर करने के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा फाइन लाइन होती है, और वो फाइन लाइन हम कब क्रॉस कर पाते हैं, जब हमें प्रॉपर नॉलेज होती है कि हमें कौन सा कंटेंट लेना है अपनी पढ़ाई के लिए और किस तरीके से उस कंटेंट को हमें कवर अप करना है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2, तो उस चीज़ के लिए भी हमें एफर्ट्स डालने चाहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपने कंटेंट सिलेक्शन कैसे किया? कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है जो एजुकेशन के जो व्यूअर्स है, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है नेक्स्ट साइकिल के लिए, उनको पढ़ने चाहिए, उनको सेलेक्ट करने चाहिए, और कंटेंट सिलेक्शन पे आप थोड़ी बताइए। बिल्कुल। तो मैम आई थिंक जो मैंने अनुभव किया वो ये है कि बाकी जितने बच्चों को मैंने देखा जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, मेरी काफ़ी से बात हुई, इवन मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं या मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा फर्स्ट फोकस किस पे होता था कि मुझे अपना पेपर 2 जो है एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो पेपर 2 तो यूजुअली हम लोगों को ऑलरेडी नॉलेज होती है, फिर भी हम खाली पेपर 2 पे फोकस करते हैं और पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो ही चीज़ हमें हमारे जेआरएफ से पीछे रख देती है। इसके लिए जो मैंने किया वो ये था कि सबसे पहले मैंने अपना पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि देखिए पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, राइट, और उसको रखने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब होता है ना, उसके बाद में या तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फिर हम रिसर्च के अंदर जाते हैं, और दोनों ही चीज़ के लिए हम ऐसे तो खाली मैदान में नहीं उतर सकते, हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का पर्पज़ यही है कि जब आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ सॉलिड नॉलेज बेस होना चाहिए, राइट। तो यही हमारा पेपर 1 का मेन पर्पज़ है। पेपर 1 है जो हमारा टीचिंग और रिसर्च में एप्टीट्यूड डेवलप कर, राइट मैम। तो बेसिकली इसके अंदर जो 10 यूनिट्स है ना, अगर मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं आपको कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, तो देखिए ये तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। तो पेपर 1 में है ही कुछ यूनिट्स ऐसी जिसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। जैसे हमारी कॉम्प्रीहेंशन हो गई, कॉम्प्रीहेंशन के बाद में हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं या लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं या फिर हम डीआई की बात कर लेते हैं, राइट। तो इनको अब ये कुछ यूनिट्स ऐसी हैं कि अगर मैं 2 दिन पढ़ के जा रही हूँ तो आई कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। और ये जो पार्ट होता है ये स्कोरिंग होता है। करेक्ट। ये क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको 5 के 5 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो सकते हैं हर यूनिट से, और ये चीज़ आई थिंक प्रैक्टिस के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, तो ये आई थिंक ये यूनिट्स पढ़ना खाली नेट के लिए नहीं, इवन आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिंस आपको उसी फील्ड में जाना। करेक्ट है ना, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने जा रहे हैं और वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स हमें देख के इमिटेट करेंगे और हमें उनको चीज़ें सिखानी है। तो आई पर्सनली बिलीव कि हम जब तक किसी और को चीज़ें नहीं सिखा सकते जब तक आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो फॉर बीइंग एन आइडल असिस्टेंट प्रोफेसर और आइडल टीचर इवन, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि बच्चे भी सीखें हमसे। तो आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जैसी यूनिट्स जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी में ये आइडल क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एजुकेशन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स, कंटेंट सिलेक्शन आपने कैसे किया और कौन से टॉपिक्स है जो मतलब मेजर स्कोर करते हैं? ओके, तो मैम पेपर 2 एजुकेशन जो है ना, सबसे पहले तो लोगों के अंदर इसकी नॉलेज बहुत कम होती है। इवन जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि क्या, कोई मुझसे पूछता है कि आपने क्या किया या कौन से सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड हो, मैं उनको जस्ट बोलती हूँ कि भाई मेरा तो नेट एजुकेशन से क्लियर है। तो लाइक 90% ऑफ द पीपल का फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, एजुकेशन, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है, एजुकेशन में क्या पढ़ते हो आप। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो हमें
अपने ही सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग इसको पहचानते नहीं है ना, तो अपने अंदर भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, जो मेरे अंदर भी आया था जब मैं एमएड कर रही थी। मुझे लिटरली लगता था कि यार ये तो वेस्ट कोर्स है, मैं इसमें क्यों आई हूँ, मैं मेरे पास क्या स्कोप है इसके आगे, इससे अच्छा तो मेरे पास साइंस था, मुझे बीटेक करनी चाहिए थी या नीट की तरफ जाना चाहिए था, जिससे मेरा एकदम प्रोफेशन जो है सिक्योर हो जाता, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता। तो मेरे अंदर बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस आ गए थे इसकी वजह से। बट द थिंग वाज कि अपने को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत होती है, जब एजुकेशन स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें खुद ये समझने की ज़रूरत है कि अपना स्कोप क्या है। ऐसा नहीं है कि खाली आप टीचर एजुकेटर्स बन रहे हैं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ स्कोप भी मैटर करता है, वो भी करेक्ट स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो एजुकेशन सब्जेक्ट का ये होता है कि आप केवल टीचर एजुकेशन की फील्ड में नहीं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को आप लोग इम्पैक्ट कर सकते हो, अगर ट्रू नॉलेज आपके पास है, ट्रू गाइडेंस आपके पास में है तो, और इसका सही स्कोप अगर आपको पता है, तो यू कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको सही स्कोप पता है तो आपका एक पर्टिकुलर मोटिवेशन भी सेट रहता है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग। करेक्ट मैम। और एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, कौन सी यूनिट्स को मैंने ज़्यादा फोकस किया था, तो मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाकी सभी पेपर्स की तरह एजुकेशन में भी हमारे 10 यूनिट्स होती हैं। अगेन एजुकेशन सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करता है, इन द सेंस हमें उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होती है, हमें पॉलिटिक्स भी पढ़नी होती है, हमें रिसर्च भी पढ़नी होती है, तो हमें स्टैट्स भी पढ़ने हैं, हिस्ट्री भी पढ़नी है, लाइक एवरीथिंग। आप किसी भी और सब्जेक्ट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, तो हमें हर चीज़ पढ़नी होती है। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सब्जेक्ट को कैटर करने के लिए क्या ज़रूरत है, अपने दिमाग को थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्स डिसिप्लिन से बच्चे आते हैं। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़ी एनालिटिकल स्टडीज़ की आदत थी, तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में नहीं जा सकती थी, बट एट द सेम टाइम मुझे वो धीरे धीरे मैंने वो कमी को पकड़ा और मैं उस पर काम कर रही थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यूनिट 6 जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट है, एजुकेशनल रिसर्च की यूनिट है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली वो बच्चों को बहुत टफ लगती है, क्योंकि उसमें स्टैट्स का पार्ट आता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक ही यूनिट पे फोकस करना है, या ये यूनिट तो बहुत टफ है, हमें तो ये आ ही नहीं सकती अब। सिंस रिसर्च और स्टैटिक्स तो आपके पेपर 1 में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने पेपर 1 को अच्छे से कवर किया है, तो पेपर 2 की भी एक यूनिट कवर हो रही है। प्लस कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत ही थियोरेटिकल हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे आते हैं, जैसे एजुकेशनल स्टडीज़ हो गई। एजुकेशनल स्टडीज़ में हम यूजुअली फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं, हम उसमें फ़िलासफ़र्स पढ़ते हैं, तो हमें उनको इन डेप्थ जानने की ज़रूरत होती है कि इस फ़िलासफ़ी में क्या बोला गया है, और ये हमें पढ़ना ज़्यादा ईजी कब हो जाता है। देखिए, हर फ़िलासफ़ी को हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ से या लाइव एग्जाम्पल्स के साथ में हम इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो आई थिंक ये कभी भी हम नहीं भूलते हैं लाइफ में। और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। करेक्ट मैम। तो ये, और हमें खाली पेपर 2 पे नहीं, बल्कि इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन हमारी पेपर 1 को भी ज़रूरत होती है, तो हमें दोनों पेपर्स को इक्वली फोकस करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैम बच्चे पूछते कि टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहिए क्या, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है पेपर की प्रिपरेशन में, टाइम मैनेजमेंट में, और कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल करें? बिल्कुल मैम। तो मतलब अभी तक मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए, स्पेसिफिकली एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हायर एज में जाके जो हैं लोग इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे ये होता है कि अब तक वो ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल मोड पे एग्ज़ाम्स लिखते हुए आ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें CBT मोड पे कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे पास में जो एस्पिरेंट आए थे वो मैम थी, ऑलरेडी एजुकेटर, शी वाज एन एजुकेटर इन अ वेरी गुड कॉलेज, बट उनको फोबिया था कि मुझे माउस कैसे यूज़ करना है, मुझे आंसर अपना कैसे मार्क करना होगा, मुझे पेपर 1 का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे पेपर 1 के क्वेश्चंस पे कैसे जाना है, पेपर 2 के क्वेश्चंस पे कैसे जाना है। और उसके साथ ही साथ स्क्रीन पे टाइमिंग चलती रहती, तो वो भी फोबिया क्रिएट करती है। तो वो टाइम टिकिंग फोबिया बहुत ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स में, और वो केवल मिडिल एज स्टूडेंट में नहीं, इवन हमारे
जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी बहुत रहता है कि एग्ज़ाम हॉल में अगर उनके पास क्लॉक है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मुझे 150 क्वेश्चंस हैं एंड मुझे खाली 3 आवर्स का टाइम मिला है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा इसको। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है टेस्ट सीरीज़ का। अब वो कैसे होगा, जैसे सपोज़ टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट की, तो जब हम ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक होता है कि हम ऑलरेडी यहाँ भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वहाँ भी हमें सेम सेटअप मिलेगा, तो हमें ऑनलाइन ही करना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक हो जाता है और हमारा टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम हॉल के अंदर थोड़ा ईजी हो जाता है। हम कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज आपकी टाइम मैनेजमेंट प्लस आपका क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करे और कंटेंट प्रिपरेशन दोनों में हेल्पफुल है। बिल्कुल। एंड मैम कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक टेस्ट सीरीज स्पेशली जब हम एग्जाम के 10 से 15 से 20 दिन पहले जब हम टेस्ट सीरीज में से कुछ मॉक टेस्ट सिमुलेशन में अगर बना के क्रिएट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। हाँ, वो क्योंकि वो रियल टाइम वो सिनेरियो से रिलेट कर पाते हैं। मैम जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं अगर इसके अंदर, तो जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो मैं भी इसके पहले मैंने CTET का एग्ज़ाम लिखा था खाली, जो CBT मोड पे था। उसके अलावा मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे वो सब ट्रेडिशनल मोड पे हुआ करते थे। तो मुझे भी ऐसा था कि यार मुझे CTET में क्योंकि कुछ इश्यूज़ आए थे तो मुझे था कि मुझे ये चैलेंजेस तो लेके नहीं जाने एग्ज़ाम हॉल में। तो मैंने क्या किया था, मैं प्रॉपर सेटअप करती थी। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले से मैंने ये काम शुरू किया था। मैं प्रॉपर टेबल चेयर लेके बैठती थी और फ़ोन पे नहीं, मैं अपने घर पे जो लैपटॉप अगर आपके घर पे है तो वेरी वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप फ़ोन से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास लैपटॉप था लकीली, तो मैं लैपटॉप से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करती थी। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं खाली पेपर 1 की कर रही हूँ या पेपर 2 की कर रही हूँ, मैं पूरा 150 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करती थी प्रॉपर 3 आवर्स के टाइम के साथ में। जिससे क्या हुआ था ना, मतलब मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, क्योंकि वो सेटअप ऑलरेडी मैं फेस कर चुकी हूँ 10 से 15 बार। वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है साथ। बिल्कुल मैम। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार ऐसे सिमुलेशन ट्रेनिंग आप लोग भी अपने आप को ज़रूर दें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में और ईज़ आउट हो सके चीज़ें। मैम, सिंस यू हैव मल्टीपल डिग्रीज इन साइंस एंड एजुकेशन एज वेल, तो उन चीज़ों ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके प्रिपरेशन में या फिर पेपर क्वालिफाई करने में? बिल्कुल मैम। देखिए, मुझे लगता है पर्सनली कि जो मैं अलग अलग ये स्ट्रीम्स पढ़ रही थी तो उसका इम्पैक्ट ना मेरे माइंड अप्रोच पे हुआ। जैसे अपने पेपर 1 में या पेपर 2 की हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत एनालिटिकल है, जिनको बहुत सिस्टमैटिक स्टडी की ज़रूरत होती है। तो वो एनालिटिकल जो स्किल है वो मेरे पास आई थिंक साइंस सब्जेक्ट से आई है, साइंस स्ट्रीम से आई है। एट द सेम टाइम हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत डिस्क्रिप्टिव यूनिट्स है, बहुत एक्सप्लेनेटरी यूनिट्स हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो मेरा अप्रोच डेवलप हुआ है ये एजुकेशन सब्जेक्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें एजुकेशन की हिस्ट्री से लेके पॉलिटी एंड एवरीथिंग पढ़ना होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट कवर करते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक फ़ायदा मुझे बिल्कुल हुआ है। एंड एज वी ऑल नो कि नॉलेज तो है वो कहीं पे वेस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल मैम। और उसके अलावा पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में बच्चे रिसर्च और पेपर 2 में स्पेशली स्टैटिक्स होता है, उसको लेके काफ़ी एंजियस रहते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको आपने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे अटेम्प्ट किया? मैम जैसे मैंने पहले बताया, पेपर 1 में जो हमारा स्टैट्स का पोर्शन है या मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन इस कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, और ऐसी यूनिट्स जो आपको टफ लग रही हैं, जो यूजुअली यही यूनिट्स लगती हैं, तो आप इनको स्टार्टिंग में पिक करें, सो दैट कि आपको एंड तक जाते जाते कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि अगर इस यूनिट से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहा है तो क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर आप 100% एक्यूरेसी नहीं भी तो एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई थिंक स्टार्टिंग से प्रैक्टिस विल मेक यू द परफेक्ट। यस मैम। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हर साइकिल में जो पेपर का
पैटर्न तो सेम ही रहता है, क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। जैसे इस बार वाला रिसेंट जो एग्जाम है उसमें रीजन असर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए, राइट राइट मिक्स एंड मैच किया, फिर उससे पहले क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो उसको आपने क्या एनालिसिस किया और किस तरह से मैनेज करे नेक्स्ट साइकिल के लिए बच्चे? बिल्कुल मैम। तो मैम देखिए, जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, तो जस्ट मुझे जो सब्जेक्ट था, जो सिलेबस था, मैं वो पढ़ के चली गई, एंड दैट वाज द मे बी द रीज़न कि मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। बट उसके बाद में मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया थोड़ा, और मैं ये देख रही थी कि हर 2 से 3 साइकिल के बाद ना टाइप ऑफ क्वेश्चन एनटीए एकदम चेंज कर देता है। मुझे इसके 2 रीज़न समझ में आए। एक रीज़न तो ये कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, तो अगर हम सेम चीज़ बार-बार अटेम्प्ट करेंगे ना, तो हमारा माइंड थोड़ा नैरो हो जाएगा। इन द सेंस हम ब्रॉडली चीज़ों को सोच नहीं पाएंगे। और सेकेंडली मुझे जो थोड़ा नॉर्मल रीज़न लगता है वो ये कि एनटीए भी कितने क्वेश्चंस लेके आएगा। हमारा सिलेबस ऑलरेडी प्रिसाइज्ड लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स में लिमिटेड है। टॉपिक्स तो हमारे सेम है, हर साल वो भी कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, तो वो भी अगर सपोज अगर वो हर बार असर्शन रीजन के दे रहा है तो बच्चे के लिए क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, और वो मेंटल सेट है वो भी ब्रेक करना जरूरी होता है बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये चीज़ें, आई थिंक ये एनटीए का अप्रोच हो सकता है। सेकेंडली ये कि सिलेबस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सालों से एनटीए का सेम होता जा रहा है, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, उन्हीं को वो बार बार रिफ्रेम करके दिखाने की हमने ट्रेंड एनालिसिस में ये भी देखा कि सेम ही टॉपिक पे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पुट कर रहे, तो वो और आप तो साथ ही साथ कर ही रहे थे ये काम। राइट मैम। तो इसीलिए मुझे आई थिंक काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि जब भी हम टेस्ट सीरीज बना रहे थे तो हमारा एफर्ट यही होता था कि हम सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस ना करके हम मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप पे फोकस करें। जैसे हमने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए, तो हमने MCQs में जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए, फिलअप्स बनाए, मैच द फॉलोइंग बनाए। तो आई थिंक वो हमारा अप्रोच कहीं ना कहीं काम आया, मेरे भी और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के भी जो टेस्ट सीरीज के साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसके साथ ही मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे इस एज में प्रिपरेशन करते हैं 25-26 के एज के बाद, तो उसमें फैमिली प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं कि जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी सेटल होना है, शादी का भी प्रेशर होता है, तो फिर वो सारे प्रेशर कैसे डील करने चाहिए और साथ ही साथ स्टडी भी मेंटेन करें अपनी? ओके, सो मैम लकीली मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी कि अभी तक उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो शादी का प्रेशर हो, चाहे वो जॉब का प्रेशर हो। माय मदर एंड माय सिस्टर वाज ऑलवेज सपोर्टिव कि तुझे जो करना है तो उस फील्ड में आगे जा, तुझे जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले। बट अगेन ये चीज़ होती है एंड दैट इज़ द रियलिटी। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली जब हम बात करते हैं लड़कियों की, उन पर शादी का फोकस होता है, एंड जब हम लड़कों की बात करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं जॉब का फोकस। साथ ही साथ मैम ये जर्नी यही खत्म नहीं होती, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी हमें फर्दर स्टडीज करनी होती है, तो वो चीज भी माइंड में रखते हुए हमें अप्रोच करना पड़ता है। बिल्कुल मैम, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत लोगों के साथ में ये इश्यूज आते हैं। तो आई थिंक जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ इस चीज़ में मेरे फेलो मेट्स को, वो यही है कि हमें चाहे 1 घंटा मिल रहा है, बट उस 1 घंटे को हमें किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आई थिंक क्या ये तो है ही फैक्ट कि अगर मेरे पास 24 आवर्स हैं तो आपके पास भी 24 आवर्स ही हैं। अगर मैं किस बट द थिंग इज जो मैटर करता है वो ये कि मैं अपने 24 आवर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना रही हूँ, आप अपने 24 आवर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना रहे हैं। नॉलेज अगर एजुकेशन सब्जेक्ट में कोई मास्टर्स करके जा रहा है पेपर अटेम्प्ट करने में, तो नॉलेज तो सबको होती है क्योंकि हम पढ़ के आते हैं। बिल्कुल मैम, मैटर यहाँ पे करता है टाइम मैनेजमेंट प्लस स्ट्रेटेजी क्या फॉलो अप करें। करेक्ट मैम। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम आई थिंक स्ट्रैटेजीज़ के लिए मैं अगर बहुत प्रिसाइजली बताऊँ तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की हेल्प से मैं आई थिंक ज़्यादा क्लियर समझा सकती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कंटेंट को समझने की, अपना सब्जेक्ट का क्या नेचर है, उसकी क्या नॉलेज, उसका क्या है नॉलेज थियरी, वो हमारे पास नॉलेज है, बट हमें अप्रोच को समझने की ज़रूरत है कि UGC नेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या अप्रोच की ज़रूरत होती है, एनटीए हमसे क्या एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहा है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें नोट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैंने देखा है ना, लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर हम PYQs, अगर हम थाउजेंड्स ऑफ MCQs लगा के जा रहे हैं, JRF नहीं तो नेट तो हो ही जाएगा। बट आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है। जब तक आपकी थियोरी क्लियर नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इन डेप्थ नॉलेज होने के बाद ही हम क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी पहली स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो नो मैटर कैसा क्वेश्चन आता है, मैं उसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी। सेकंड मेरा था कि मुझे जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस होती है मेरे MCQs और PYQs के साथ में। तो हमें कभी भी PYQs को भूलना नहीं चाहिए। लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स की PYQs हमें डेफिनेटली याद करके जाने, याद इन द सेंस इतना प्रैक्टिस कर लो कि अगर वो क्वेश्चन या उससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम जस्ट उस पर मार्क डाउन कर सकें। हाँ। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी मेरी MCQ प्रैक्टिस की हो गई एंड PYP प्रैक्टिस की हो गई। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फोरेमोस्ट आनी चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जिसको अगर मैं वेस्ट करूँगी तो वो आई थिंक कभी वापस नहीं आएगा। और ये चीज़ मुझे अनुभव हुई जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में JRF नहीं हुआ था, खाली नेट होके रह गया था। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि अगर जो 4 घंटे मैंने किसी और एक्टिविटी में स्पेंड किए, वो 4 घंटे अगर मैं JRF की स्टडी के लिए करती तो शायद मेरा पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता। तो वो 2 अटेम्प्ट से मैंने ये 3 चीज़ें सीखी है कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं जो करती थी मैम, जैसे मेरी जॉब चल रही थी तो मैं 1 आवर की स्टडी सुबह करती थी, क्योंकि 9 बजे ऑफिस आना होता था, तो इतना ही मैं टाइम निकाल पा रही थी। 9 बजे की वो करती थी। बीच में ड्यूरिंग ऑफिस अगर मुझे जब भी टाइम मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गॉसिप्स और एनीथिंग एल्स, मैं कोशिश करती थी कि मैं अगर 10 क्वेश्चंस का टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पा रही हूँ तो मुझे वो ही करना है। तो मैं इन बिटवीन भी कोशिश करती थी कि आप जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे थे उनको आप अटेम्प्ट भी कर रहे थे, आप उनको बना भी रहे थे, और उसके अलावा आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए एजुकेशन के लिए और पेपर 1 के लिए? मैम पेपर 1 के लिए रिसोर्स देखें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब उनको इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते कि वो महंगी कोचिंग्स खरीद सकें या टेस्ट सीरीज खरीद सकें, बट द थिंग इज कि कंटेंट जो है बहुत सारा YT पे अवेलेबल है। अगेन व्हाट मैटर्स इज चॉइस। तो मैंने कुछ YT पे जो क्लासेस होती थी YT पे मैंने फॉलो किया। कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, जैसे पेपर 1 के लिए KVS मैदान काफ़ी फेमस है, तो ऐसी ही कुछ रेफरेंस बुक्स को मैंने फॉलो किया। अगेन जो मेरे नोट्स थे एमएड के वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आए। तो आई थिंक अगर आपके पास भी आपके मास्टर्स के नोट्स हैं तो आपके पेपर 2 के लिए वो मोर देन इनफ है। साथ ही साथ इंटरनेट पे क्या अवेलेबल नहीं है, आपको जो चाहिए, आपको जैसा चाहिए वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आप किस तरीके से सर्च करते हो, आप किस तरीके से अपने गूगल को, या आजकल तो AI चल रहा है, किस तरीके से आप उसको ट्रेन करते हो। उसके अलावा आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करे? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन मैम। द थिंग इज की मेन पॉइंट जो आता है जब, और ये चीज़ें कब आपको हेल्प करेंगी जब आप रिविजन कर रहे होंगे। तो मैंने क्या किया था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चली थी। नाउ मेरा अप्रोच जो था वो ये था कि मैं हमेशा अपने साथ हाइलाइटर्स रखती थी, दैट टू 2-3 कलर्स के मैं हाइलाइटर्स रखती थी। उससे मेरे को क्या हेल्प होती थी, जब मैं थियोरी पढ़ रही हूँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। सेम टॉपिक के अगर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने उसको अगेन दूसरे पेन से हाईलाइट किया, जिससे मुझे ये याद रहे कि हाँ यार, हाँ कि ये जो है वो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। तो ये चीज़ मुझे रिविजन में कंटेंट की क्लैरिटी भी मेंटेन होती गई साथ। राइट मैम। तो मुझे पर्सनली शॉर्ट नोट्स बनाने की इतनी आदत नहीं थी, तो मैंने जस्ट ये अप्रोच फॉलो किया कि जो मेरे पास इन डेप्थ नोट्स हैं उन्हीं पे मैं हाईलाइट करूँ, ताकि जब मैं रिविजन करूँ तो जस्ट मुझे वो की पॉइंट्स पे मेरा फोकस रहे। तो अगेन आप या तो ये कर सकते हैं, या फिर जो अप्रोच दूसरा है वो ये है कि एक बार आपने अपना थियोरेटिकल कंटेंट लिया, जब आप उसको जस्ट करने के एक बार मैंने थियोरी पढ़ ली पूरी, जस्ट मैं आफ्टर दैट मैं रिवाइज कर रही हूँ, तब मैं उसमें से खाली की पॉइंट्स निकाल के अलग रख रही हूँ, तो मेरे शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। तो ये 2 अप्रोचेज हैं आई थिंक जो आप नोट्स बनाने में फॉलो करते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप रिविजन कर रहे होते हो फाइनल मोमेंट पे।
तो सिंस मैम आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? और उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, तो उनको आप एक बार बताइए कि आपका क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहेंगे, या फिर क्या और क्या क्या स्कोप्स है एजुकेशन में जेआरएफ के बाद या फिर नेट के बाद? मैम आई थिंक जो अभी मेरा प्लान है वो तो ऑब्वियसली पीएचडी करने का है, और अलोंग साइड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहूँगी। बट और भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो इस फील्ड में नहीं जाते या फिर उनको और स्कोप्स पता नहीं होते, तो थोड़ी रिसर्च मैंने इस चीज़ पे की और मैंने ये देखा कि जेआरएफ या नेट होने के बाद में खाली अपने पास दो ही चीज़ नहीं होती कि या हम जेआरएफ ले लें या हम असिस्टेंट प्रोफेसर की करें। बट अगर एजुकेशन फील्ड से किसी बच्चे का नेट है तो उसके पास और भी काफ़ी स्कोप्स होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ तो है ही है, इसके अलावा जो स्कोप है वो जैसे हमारी जो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल लेवल पे हो गए हैं या स्टेट लेवल पे हो गए, जैसे एनसीईआरटी हो गई, एससीईआरटी हो गई, एनसीटी हो गई, इसके अंदर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशंस की पोस्ट होती हैं जिस पे वो एमएड होल्डर्स को ही और इवन जिनका नेट है उनको ही हायर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नॉलेज नहीं रहती कि क्या करें, एजुकेशन के स्कोप्स क्या क्या फर्दर, तो इस वजह से वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं कि राइट मैम। इसके अलावा जैसे अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए NEP 2020 आया, इसी तरीके से और काफ़ी पॉलिसीज़ आती हैं और काफ़ी कमीशंस बनते हैं जो पर्टिकुलरली इम्प्रूवमेंट की फील्ड में काम करते हैं। तो एजुकेशन जिनकी मास्टर्स एजुकेशन में है और जिनका नेट एजुकेशन में है उनके पास ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो कंट्री के इस तरीके के डेवलपमेंट में अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो आपने स्कोप्स बताए उनमें किस किस में रिटन एग्जाम होता है, किन में डायरेक्ट, कुछ जो ऐसे स्कोप्स भी आपने बताया जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो वो एक बार स्पेसिफाई कीजिए। मैम जैसे अगर मैं RIs की बात करूँगी तो RIs में भी हमारे कई बार जब हम एड हॉक पे जाते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू होता है, अगर आपका नेट है तो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। इवन कुछ जो हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा सर्च डाउन करनी पड़ेंगी चीज़ें कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कौन कौन सी पोस्ट पे आपको रिटन एग्जाम देना होगा और कौन कौन सी पोस्ट पे आपको इंटरव्यू बेसिस पे या मेरिट बेसिस पे जॉब्स मिल जाती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारे जो व्यूअर्स है उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपने जो इतना कुछ शेयर किया। उसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बच्चों का मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या एजुकेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं? मैम आई थिंक डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ 4 से 5 पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक डेफिनेटली जेआरएफ हो सकता है, एंड ट्रस्ट में बिल्कुल हो सकता है। वो पॉइंट्स जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हमारे पास कंटेंट क्लैरिटी होनी चाहिए, MCQ प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज़ मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की जिसकी हेल्प से आपका जेआरएफ हो सकता है। तो ये डेफिनेटली मिथ नहीं है। इवन मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है, तो अगर उनका हो सकता है तो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू मैम। ओके मैम। सो ये थी हमारी पूनम शर्मा, जिन्होंने अपनी जो इंस्पायरिंग जर्नी है आप सबके लिए जो शेयर करी इन्होंने। हमारे ये जो कन्वर्सेशन सेशन रहा है इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको कंटेंट सेलेक्शन करना है और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। सो बने रहिए उत्कर्ष के साथ। थैंक यू।